हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग जानेंगे कि एक आईएएस कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, देश की सबसे पावरफुल जॉब आईएएस है। कहीं ना कहीं हर किसी का ड्रीम होता है कि आईएएस बनना। ओके, तो इस बार आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस। इससे पहले कि इस पर चर्चा करें, आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखें जिससे आपको पता चलेगा कि एक आईएएस की प्रेस्टीज, सम्मान और एक पावर कितना होता है। चलिए देखते हैं इस क्लिप को। अब क्या आपने देख ही लिया होगा। चलते आगे। अब बात करते हैं कि एक आईएएस बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर है, एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं, आप कितने बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सिलेबस क्या है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, सैलरी कितनी होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में की जाएगी। दोस्तों, आईएएस के लिए पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम नहीं होती कि आईएएस का के कोई एग्ज़ाम नहीं होती। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसमें पर्टिकुलर आईएएस के लिए एग्ज़ाम नहीं लेते, बल्कि ये लगभग 24 तरह के सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसमें से पद है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। इस तरह के कुल 24 तरह के सर्विसेज एक ही एग्ज़ाम में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें रैंक के अनुसार उसे उसका पद का निर्धारण किया जाता है, उसको उसका जॉब मिलता है। अब आगे देखते हैं। जिस तरह कि आप देखते हैं स्क्रीन पे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, तो ये कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल 24 तरह के, यानी 24 तरह के सर्विसेज होते हैं। इसमें से आईएएस एक पद है जिसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हैं, या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर से स्टूडेंट हैं, तो भी आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री या कोर्स हो जो कि ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। एक ख़ास बात यह है कि कैंडिडेट का इंडियन का सिटीजन होना चाहिए। यदि आप आईएएस और आईपीएस बनने के लिए चाहत रखते हैं, आईएएस या आईपीएस बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। लेकिन जितने भी अदर सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि के लिए माइग्रेट हो सकते हैं, जैसे नेपाली, भूटानी या पाकिस्तानी, जो पहले पाकिस्तान का नागरिक थे बट अब वो इंडिया के नागरिक हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितना है, कितने एज में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके लिए 21 साल, जितने भी वर्ग हैं सब के लिए मिनिमम एज सेम है। कम से कम आपका एज, उम्र 21 साल का होना चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आप 32 साल के उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, यानी अदर बैकवर्ड से और नॉन क्रीमी से आते हैं, तो आपको मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आप
35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह SC और ST के लिए भी सेम क्राइटेरिया है मिनिमम एज के लिए कि मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, अधिकतम वो 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 37 साल तक एलिजिबल रहते हैं। ओके। उसी तरह अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लिए मैक्सिमम छूट 37 साल तक सामान्य वर्ग के लिए है, तथा जो फिजिकली चैलेंज है सामान्य वर्ग से उनके लिए या फिर किसी भी वर्ग के लिए 10 इयर्स की छूट है। उसी तरह अगर फिजिकली चैलेंज है किसी भी वर्ग के लिए तो टोटल अंतिम आयु उसका 42 इयर्स जम्मू कश्मीर के लिए है। बट अगर जम्मू कश्मीर के अलावे कहीं दूसरे स्टेट के स्टूडेंट है या कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर वो फिजिकली चैलेंज है तो उसके लिए 37 इयर्स तक का छूट है, तथा अगर OBC का है किसी अदर स्टेट के लिए तो 38 इयर्स तक छूट है, और अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं और वो फिजिकली चैलेंज है तो उसके लिए 40 वर्ष तक छूट है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये ब्लाइंड का मैंने दिखाया है। अगर आप ब्लाइंड है या फिर कोई हैंडीकैप है, किसी तरह के विकलांगता का शिकार है तो उसको परसेंटेज के हिसाब से उसको छूट दिया जाता है आयोग की तरफ से। अब बात करते हैं अटेम्प्ट की कि किसे कितना अटेम्प्ट प्राप्त है, कौन कितने बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनको टोटल 6 अटेम्प्ट तक वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए उनको मौका दिया जाता है, यानी वो 6 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कब तक? अप टू 32 इयर्स, 32 साल उम्र तक, 21 से लेकर 32 साल की उम्र तक टोटल 6 बार वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसी तरह अगर SC ST कैंडिडेट से हैं तो उसके लिए कोई सीमित नहीं है, कितना भी अटेम्प्ट वो बैठ सकता है, लेकिन अपर एज है उनका 37 यानी 37 साल के आयु तक वह कितनों भी बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसी तरह OBC कैंडिडेट अगर है, OBC से बिलोंग करते हैं तो टोटल 9 बार वो बैठ सकते हैं 35 साल के आयु तक। उसी तरह अगर जम्मू कश्मीर से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से संबंध है, तो उसका एज लिमिट 37 या 40 इयर्स जितना भी है तो एज लिमिट तक ही वो बैठ सकते हैं। उसके लिए नो अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता। ओके। अगर आप UPSC का चाहत रखते हैं IAS बनना तो आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, सही गाइडलाइन पे सही मटेरियल, क्योंकि स्टूडेंट की क्राउड बहुत ज़्यादा है और क्राउड में भेड़ चाल चलते हैं और जंगल झाड़ में ज़्यादा फंसे रहते हैं। सही मटेरियल नहीं पाने के कारण या सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण भटकते रहते हैं और अंतिम में अपना एज गवा के उम्र बिता के बाद में पछताते हैं। इसलिए हमें सही गाइडलाइन पे सही मटेरियल, सीमित मटेरियल सही टाइम पे पढ़ना चाहिए। इसी तरह सिलेक्शन चांस की अगर हम बात करें कि सिलेक्शन चांस क्या है इस एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का चांस मात्र 0.21% रहता है। एक उदाहरण लेते हैं हम 2016 की। 2016 का अगर हम उदाहरण लें तो टोटल स्टूडेंट्स 11,37,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे। इसका मतलब कि 50% स्टूडेंट भी एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंचा। वो एडमिट कार्ड निकाला नहीं भी निकाला, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, बट 50% भी नहीं जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर तक। और इसमें से क्वालिफाई किया प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 15,445 स्टूडेंट, और मेंस क्वालिफाइड किया सिर्फ और सिर्फ 2,955 स्टूडेंट, जबकि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुए टोटल स्टूडेंट 1,099। तो आपको इस आंकड़े से या इस प्रतिशत से घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नर्वस और हॉपलेस होने की ज़रूरत है, इसलिए कि ज़्यादातर लोग भेड़ चाल से चलते हैं। आपने देखा कि 11,37,000 में आधा से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल तक ही नहीं पहुँचे। सीरियस स्टूडेंट कितने होंगे? प्रीलिम्स देते हैं लेकिन वो भी सीरियस नहीं होते हैं। कोई प्रीलिम्स एक्सपर्ट होता है, कोई मेंस एक्सपर्ट होता है।
इसलिए आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एक सीट लेना है और एक सीट के लिए लड़ना है। चलते आगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें हम, तो ये 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस प्लस इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आप मेंस लिखते हैं, मेंस क्वालिफाइड करने के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़, दूसरा सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों पेपर 2-200 मार्क्स के, 2-200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहला जो जनरल स्टडीज़ होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा जो सीसेट पेपर होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब आप इस जगह पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर, जिसको हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं, उसमें क्या कंडीशन है। अब देखो, फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का है। इसमें पूछे जाते हैं करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, पॉलिसी, राइट्स, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक। ये सारे आपके जो पॉलिटी हिस्ट्री तो नॉर्मली आप जानते हैं 200 मार्क्स का होता है। ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं। अब देखते हैं कि हम करंट इवेंट्स के लिए क्या करें। तो करंट इवेंट्स के लिए दोस्तों आप एक पेपर पढ़ने की आदत डालें, और पेपर के साथ साथ आप पेपर में आप द हिंदू प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो आप संसद टीवी देखिए, आप आकाशवाणी न्यूज़ सुनिए, उससे नोट्स बनाइए। और आजकल बहुत सारे यूट्यूब में भी मटेरियल मिल जाते हैं आपको। द हिंदू के बहुत सारे ट्रांसलेट किए हुए हिंदी में आपका बहुत कुछ मिल जाएगा मटेरियल, आप उसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप जनसत्ता या फिर कोई एक हिंदी पेपर कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, उससे लिखने की एबिलिटी बढ़ती है। और इसके साथ साथ पेपर पढ़ने के साथ साथ आपको स्टैटिक्स पोर्शन पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि हम पेपर पे ज़्यादा ही ध्यान दिए। पेपर आप दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ सकते हैं, पेपर को दे सकते हैं, कोई भी अखबार को, न्यूज़पेपर को। और उसके साथ जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है आपको, उस पोर्शन को भी आपको उसके साथ साथ लेके चलना है। ओके, अब देखते हैं यूपीएससी सिलेबस जो पेपर 2 है, यानी प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर 2 जिसे हम सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके लिए भी 2 आवर्स दिए जाते हैं एग्जाम में, 2 घंटे। 2 घंटे में आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। प्रत्येक अंक आपका प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 2.5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर या अंक मिलता है वो 2.5 अंक होता है। और इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें दोस्तों पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, और मैथ्स वगैरह पूछा जाता है जो 10th लेवल का होते हैं, नंबर सिस्टम, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इसमें। डिफरेंस क्या है इसमें और उस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिफरेंस क्या है दोस्तों? पेपर फर्स्ट जो होता है आपका रैंक निर्धारित करता है, आप मेंस लिखेंगे कि नहीं, ये आपका पेपर 1 निर्धारित करता है। बट पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 2 में सिर्फ 66 मार्क्स लाना पड़ता है। 200 में सिर्फ और सिर्फ 66 नंबर लाएं आप तो आप क्वालिफाई हैं। और जो आपका पेपर फर्स्ट है, तो आपको मैं दिखाऊंगा कब क्या इसका ट्रेंड रहा है। तो इसमें आपका जिस तरह आपका अंक आएगा उसी तरह आपका रैंक बनेगा, या फिर आप मेंस लिखने के एलिजिबल बनेंगे। चलते आगे। अगर आप सही और राइट डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं तभी क्वालिफाई या क्वालिफाइड करने का आपको ज़्यादा चांस मिलता है। इसलिए कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सही गाइडलाइन, सही मटेरियल, सही समय पे सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो लोग यहाँ वर्षों तक बिता देते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। रीज़न एक ही है, डिसीज़न लेने से हिचकिचाना तथा सही सपोर्ट ना मिलना, सही गाइडलाइन ना मिलना, जंगल में फंसे रहना, सही मटेरियल ना पढ़ना, ये बहुत बड़ा लैक होता है। जिसके कारण आपने देखा कि 11 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरते, 50% भी बैठते नहीं हैं, और उसमें से कितना कम लोग क्वालिफाइड करते हैं। अब कट ऑफ मार्क्स आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम एक 2016 के सरसरी निगाह पे कंपेरेटिवली लेते हैं
कि 2016 में क्या ट्रेंड रहा और 2021 में क्या है। आप इस जगह पे देख सकते हो कि 2016 का जो पीटी का कटअप था जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाइड के लिए 200 नंबर पे 200 में 116 कटअप था। ओबीसी के लिए उसी तरह 200 में 110, एससी के लिए 200 में 99, उसी तरह 99.34, उसी तरह एसटी के लिए 96। लेकिन अब 2021 की बात अगर आप करेंगे, 2021 में देखेंगे तो ये कटअप और डाउन हो गया है, एग्ज़ाम और टफ होते जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे 100 प्लस था 2016 में, अब वो घट के सीधे जनरल कैटेगरी के लिए 87.54 आ गया है। आप सोचो। उसी तरह आप ओबीसी का आप देख सकते हैं, ओबीसी का कटअप कम होकर के 110 से 84 आ गया है। उसी तरह आप एससी का देख सकते हो, आप 99 से 2021 का डाटा मैं बता रहा हूँ, एससी का 75.41 आ गया है। उसी तरह आप एसटी का देख सकते हैं कि 96 था 2016 में कटअप, और आप अभी ताज्जुब करेंगे 70 में आ गया, 70.71। तो इट मीन्स कटअप धीरे धीरे बिलो हो रहा है। इसलिए एग्ज़ाम अगर कोई चाहे कि सही गाइडलाइन पर अगर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आसान से आराम से वो क्वालिफाइड कर सकता है। ओके, तो ये एक 2021 और 2016 का कंपेयर किया मैं आपके सामने। चलते आगे देखते हैं। मेंस एग्ज़ाम की बात करें अगर, तो मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है इन्हीं 7 पेपर से बनती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, लेकिन आपको 33% नंबर लाना पड़ता है। इसमें से एक पेपर इंग्लिश का है और दूसरा लोकल लैंग्वेज कहलाता है। मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं, दोनों ही पेपर क्या होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं। एक लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची में है, ओके, और एक इंग्लिश पेपर। अगर आप इसमें 33% नहीं लाते तो आपके अदर पेपर चेक नहीं किए जाते हैं। अगला पड़ाव है ऐसे का। दोस्तों, ऐसे से ये चेक किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह प्रस्तुत करते हैं। आप किसी चीज़ को, अगर अपनी कोई परेशानी है डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी किसी चीज़ को, तो आप कितने शब्दों में सामने वाले को कितना जल्दी आप समझा सकते हैं। यानी गागर में सागर को डालने वाली बात, आपके कोई भी चीज़ का प्रस्तुतिकरण कैसा है, इस चीज़ को चेक किया जाता है ऐसे में। किसी भी टॉपिक को दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा आपको, और उसको आपको लिखना है, आपका थॉट को चेक किया जाता है इससे। चलते आगे, अब देखते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज़ पेपर 1। ये सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम का पेपर 1 है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इंडियन कल्चर, और इसमें इंडियन कल्चर में क्या कवर होता है, साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट्स फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और एंशियंट, मॉडर्न और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारा चीज़ इसमें कवर किया जाता है। 18th सेंचुरी के जो भी इवेंट्स हुए हैं, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ पेपर 1 में कवर किए जाते हैं। पेपर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो पेपर 2 में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी को कवर किया जाता है। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको राजनीति शास्त्र कहते हैं, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और वही पेपर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो पेपर 4 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स पेपर 4 में, तथा सिक्योरिटी तथा डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ पेपर 4 में आपका कवर होता है। पेपर 5 की अगर बात करें तो पेपर 5 में इथिक्स के बारे में, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब ये इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड होता क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए इस जगह पे क्या दिख रहा है आपको, पेड़, ठीक है। अब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग थॉट होगा। इस पेड़ के बारे में जब वो अपना इथिक्स बताएगा तो कोई कहेगा कि ये पेड़ बिना मतलब का है, यहाँ पे ये रास्ता, इस जगह से कोई चीज़ बन सकता था, यहाँ रास्ता हो सकता था, ये पेड़ कोई काम का नहीं है। उसी में से किसी का नज़र जाएगा, कहेगा नहीं ये पेड़ बहुत काम का है, इसमें इंसान की ज़रूरत पूरी करती है, ये तेल देता है, इसमें जलावन होगा। और कोई इसको दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देगा कि हमारे इकोनॉमिक्स को ये बूस्ट करेगा या फिर हमारे इन्वायरमेंट को सही रखेगा जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, जीडीपी में इसका हिस्सा होगा।
तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से इसको दिखाएगा लोग। कोई इथिकली कहेगा रॉन्ग है, कोई कहेगा इथिकली बहुत इसका बेनिफिट है। तो आपका एथिक्स इसके बारे में क्या कहता है, उसी चीज़ को आपको प्रस्तुत करना है। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। ओके, अब देखते हैं मेंस का एग्ज़ाम। मेंस का कटअप क्या था 2016 का हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो 2016 में आप देख सकते हो कि 2016 में जो है क्या क्या था। जनरल स्टडीज़ में जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उसका कटअप था 785। कब? 2016 में। ओबीसी का 745, एससी का 739, एसटी का 730। बट आप 2021 का देखो कि घट के कहाँ आया है। मेंस का जब आप जनरल कैटेगरी का देखते हो तो आपका 745 घट गया, 745 2021 का मैं बता रहा हूँ ये डाटा 2021 का। ओके, और उसके बाद ओबीसी का अगर देखें आप तो इस जगह पे कितना था 745, अब 745 हो गया जनरल का, और ओबीसी का घटकर हो गया 707 707, और एससी का घट के हो गया 700 पूरा पूरी, और एसटी का भी 700। ओके, तो आप देख सकते हो कि 730 से 700 हो गया, 739 से 700, 745 707, 745 से 745, 785 से 745। तो इस तरह से जो है मेंस का भी कटअप पहले से घटा है, कम हुआ है। ओके, अब देखते हैं हम इंटरव्यू। इंटरव्यू में दोस्तों आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे पहनते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप बोलते कैसे, किस चीज़ को प्रस्तुत कैसे करते हैं, आप इस चीज़ को देखो, कैसा आपका ड्रेस है, आप दिखते कैसे, इससे मतलब नहीं है, आपका हाव भाव क्या है, आपके सामने कोई केस रख दिया जाएगा, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या आप डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या फिर बोल्डनेस के साथ आप उसके सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीज़ आपका वहाँ पे चेक किया जाता है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं इंटरव्यू के नाम पे। ओके, अब देखिए फॉर्म भरते समय ही पूछ लिया जाता है कि आप कौन सी सर्विस पसंद करते हैं। 3 सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस, आईपीएस को ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। बाकी सर्विसेज सेंट्रल सर्विस में आती है। ओके, इस चीज़ को आपको जानकर रखना चाहिए। अब इसमें देखा जाए कि इसका सैलरी क्या है। तो सैलरी की अगर बात करें दोस्तों तो सबका सैलरी अलग अलग होता है। आपका रैंक क्या है, रैंक के हिसाब से आपके कैटेगरी का जॉब मिलती है। जैसे डीएम का पे स्केल 50,000 से 1.5 लाख होता है। मंत्री का सचिव, विभाग का सचिव को 1 लाख से 2 लाख, चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख, और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख तक का सैलरी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं दोस्तों। 3 एकड़ के ज़मीन पे आपका आवास होता है, आपके बाल बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखा जाता है, अलग अलग तरह के बहुत सारे आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसमें आपका काफ़ी मोटी रकम आपको मिलती है। और जहाँ तक स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम के लिए आप सही समय पे सही कदम उठाइए। दूसरी बात, इसका फॉर्म जो है जनवरी से फरवरी के बीच इसका फॉर्म नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म डालने की डेट आती है, प्लस इसका एग्ज़ाम पहले अगस्त में होता था, अब ये धीरे धीरे अब जून से अब मई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और इसका मेंस का एग्ज़ाम लगभग आपका अगस्त सितंबर में, अब सितंबर में होने लगी है। अब हमें लगता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम 22 वाली सितंबर ही में होगी, 23 वाली अगस्त में हो जाएगी, 22 वाली तो सितंबर में होगी। तो स्ट्रेटजी की बात अगर करें आपसे तो सही स्ट्रेटजी है कि आप एनसीईआरटी से शुरू करें, और एक टॉपर की स्ट्रेटजी तो आप देखें ही, वीडियोस देख रहे हैं, देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक मेंटर बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। बड़ी एग्ज़ाम है, बिना मेंटर के आप कूदे नहीं। अगर आप कूद जाते हैं हिम्मत करके तो आप हिम्मत हारे नहीं, पीछे मुड़ के देखे नहीं कि हमसे होगा नहीं, होता इंसान से ही, आपसे ही होगा। आप हिम्मत बांध के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगिए, जो सोच रहे हैं सोचिए नहीं, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, और एक मेंटर रखें। मेंटर मतलब कि कोई आपको बताने वाला हो कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने दिन का टारगेट रखना है, कितने दिन तक सिलेक्शन ले लेनी है। इस तरह का अगर टारगेट रहता है ना, एक अगर गाइडलाइन सही, गाइडिंग अगर सही होता है तो इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सही मटेरियल अगर मिल जाए आपको तो। होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो आप मेरे इस वीडियो को
अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवारों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा।